तमाम आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड है। और मल्टीपल पैरामीटर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉमा सेपरेटेड। आप देख सकते हैं एग की टाइप बता दी कॉलन करके नंबर, लेकिन जैसे ही सेकंड पैरामीटर ऐड करने लगा उससे पहले मैंने कॉलन ऐड किया। क्लियर? ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल। पहले एक वेरिएबल के अंदर तीनों का सम स्टोर करके वो कुक्ड का वेरिएबल रिटर्न कर रहा था। अब डायरेक्ट रिटर्न के साथ ही पूरी इवैल्यूएशन रख दी। सिमिलर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल वही काम हो रहा है। क्लियर? और नीचे ऑब्वियसली क्योंकि मेरा फंक्शन अब डायनेमिक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने नीचे जब अपने फंक्शन को इन्वोक किया तो मैंने एग की वैल्यू भी दी, मैंने बटर की वैल्यू भी दी और मैंने सॉल्ट की वैल्यू भी दी। ऑर्डर सेम होगा, जो यहाँ पे आप फर्स्ट पैरामीटर पास कर रहे हैं वो ऊपर जाके पहले ही पैरामीटर की वैल्यू बनेगा। क्लियर? और ये हमने सुन लिया था, फंक्शन बनाते हुए जो आप पास करते हैं वो पैरामीटर कहलाता है, इन्वोक करते हुए जो आप वैल्यू पास करते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है। याद रखिएगा, इन फ्यूचर आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आगे चले, ऐसे ये बिल्कुल वही चीज, फर्स्ट पैरामीटर उसकी टाइप, सेकंड पैरामीटर उसकी टाइप, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा राउंड ब्रैकेट के बाद कॉलम उसकी टाइप, नीचे उन दोनों का सम बना दिया और बिल्कुल सिमिलर है, कोई अलग चीज नहीं। ये भी वही है। अब ऑब्वियसली आपका फंक्शन है, आप अपने हिसाब से उसका जो यूज केस बनाना चाहते हैं बनाएं, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, अंदर 100 लाइंस ऑफ कोड लिख दें। ऑब्वियसली ये आपके ऊपर है, इसमें हम कोई अलग चीज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आगे चले। डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमने पढ़ लिया था। लेट्स से भाई मेरा रेस्टोरेंट है, चलो अंडा और सॉल्ट तो बंदा बता देता है, हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर, तो ये ऐसी कॉमन चीज है कि बताने वाला बता देता है कि यार इतना एग रख देना, एक अंडे का ऑमलेट बना लेना, एक फ्राई एग बना देना और इतने पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देना। लेकिन बटर एक ऐसी चीज है जो कि यूजली कस्टमर बताते नहीं है कि यार फॉर एग्जांपल कौन बंदा ऐसा आके बोलेगा कि यार मेरी कढ़ाई बनाना लेकिन उसके अंदर 2 चम्मच घी डालना, ऐसा सुना है कभी? आप लोग ये बोल देते हैं कि यार मिर्ची ज़्यादा रखना, बोनलेस रखना, ऐसी चीज़ें रखना, लेकिन आप ये नहीं बताते कि कितना घी रखना। तो लेट्स से इसमें थोड़ी अलग एग्जांपल है, मैं अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार एग और सॉल्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो कि यूज़र बता देता है, कस्टमर बता देता है। बटर अगर वो नहीं भी बताए तो मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू रख सकता हूँ कि मैंने 2, क्या कहता है उसको, बटर उसको क्या बोलते हैं यार, क्यूब्स, 2 क्यूब्स ऑफ बटर, 2 क्यूब्स ऑफ बटर मैंने ऐड करने हैं, अगर वो नहीं बता रहा, ये मेरा डिफॉल्ट है, ठीक है। तो इस तरह जब ऐसा सिनेरियो आए, जब आपकी कोई डिफॉल्ट वैल्यूज हो, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट वैल्यू पुट है ना, इन्होंने सॉल्ट किया हुआ है, मैंने आपको बटर की एग्जांपल दी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अब इस पॉइंट पे तीनों को रखा हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे इन्होंने तीनों को रखा हुआ है। तो हो क्या रहा है, जो इस हमने पिछली एग्जांपल देखी थी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन टाइप के बाद इज इक्वल टू एक वैल्यू जा रही है, टाइप के बाद इज इक्वल टू एक वैल्यू जा रही है कि भाई एग कॉलन नंबर, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक वैल्यू भी पुट कर दी। सेम गोज फॉर बटर, सेम गोज फॉर सॉल्ट। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर इससे पहले वाले एग्जांपल में मैं नीचे इन्वोकेशन के टाइम आर्गुमेंट पास नहीं करता तो मुझे एरर मिलता कि भाई आपका जो फंक्शन है वो 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि आपने एज एन आर्गुमेंट पास नहीं किए। अब अगर मैं एक भी पैरामीटर या आर्गुमेंट पास ना करूं तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। फंक्शन बनाते हुए जो मैंने पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी वो उसको लेगा और उसके हिसाब से फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, इन्वोक कर देगा, कॉल कर देगा। क्लियर? बस ठीक है, आगे चले, आगे चले। अच्छा, ये डिफॉल्ट पैरामीटर है, ये जरूरी नहीं आपके फॉर एग्जांपल अगर 10 पैरामीटर है तो सबको आपको डिफॉल्ट वैल्यूज देनी ही देनी है। आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि यार एग और सॉल्ट तो बंदे से पूछना ही पूछना है, बस बटर एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर वो नहीं भी बताएगा तो मैं अपने हिसाब से 1.5 क्यूब्स ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका ऐसा सिनेरियो है, आपकी मैं टेंशन चाहता हूँ इस पॉइंट पे, ओके, याद रखिएगा, अगर आपका फंक्शन ऐसा सिनेरियो के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसकी 2 फील्ड रिक्वायर्ड है, आसान लफ्जों में 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, यहाँ पे उसकी एग्जांपल नहीं है लेकिन एग्जाम्स में शायद आ जाए, तो मैं आप लोग का भला चाहता हूँ। अगर आपका फंक्शन ऐसे सिनेरियो पे मुश्तमिल है जिसमें 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं लेकिन एक डिफॉल्ट वैल्यू है, तो हमेशा याद रखिएगा जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हमेशा ऑर्डर वाइज लास्ट पैरामीटर होगा।
क्लियर हुई बात मेरी? नहीं हुई? करके दिखा देते, बल्कि करके नहीं दिखाते, पीछे जाए जरा, आपके लिए थोड़ी मैं मुश्किलात पैदा करूँ ना, ताकि आप घर जाके फीलिंग। लेट्स से इधर हाफ फ्राई एग के अंदर एग मौजूद दिख रहा है आपको पैरामीटर के अंदर, बनाते हुए ऊपर एग दिख रहा है, बटर भी दिख रहा है, सॉल्ट भी दिख रहा है। अगर मेरा ऐसा सिनेरियो होता कि मैं यहाँ पे एग की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देता, मैं बटर की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देता, लेकिन मुझे सॉल्ट की डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, क्यों? बस अगर यूजर नहीं बता रहा तो मैं अपने हिसाब से कोई ना कोई सॉल्ट ऐड कर दूंगा। तो अगर आपका फंक्शन ऐसे सिनेरियो पे डिपेंडेंट है कि अगर यहाँ से मैं ये एग की वैल्यू 1 हटा दूं, मैं बटर की वैल्यू 1.5 हटा दूं, लेकिन सॉल्ट की मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है, तो आपका ऐसा पैरामीटर जो 3, 4, 5, 10 जितने भी पैरामीटर है उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करने की क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी रखता है, या आप चाहते हैं कि वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होल्ड करे, तो उसका ऑर्डर हमेशा आखिरी होगा। क्योंकि जब आप अपने फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो यहाँ जो आप ऑर्डर देते हैं वही ऑर्डर ऊपर जाके लगता है। तो जब फर्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट की वैल्यू बन जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट पास करेंगे तो सेकंड पैरामीटर के पास बन जाएगा वैल्यू। थर्ड पास नहीं भी करेंगे तो वो क्या करेगा, वो अपने पैरामीटर में देखेगा कि यार थर्ड पैरामीटर की कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, हाँ है, वो उसको उठा लेगा। थोड़ा सा क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो इसको घर जाके ट्राई कीजिएगा। स्लाइड्स में नहीं दिया गया, मैं आपको कोई मुश्किल में नहीं डाल रहा, ठीक है? अगर मैं नहीं भी बताता तो मसला नहीं था, स्लाइड्स में नहीं मौजूद, लेकिन मैंने आपको वैसे ऑन टॉप ऑफ इट एक बात बता दी है। इमेजिन सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम्स में आ जाए तो आपको पता हो, ठीक है? क्लियर? हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया। अगर डिफॉल्ट वैल्यूज हैं लेकिन फिर भी मैं नीचे कस्टम वैल्यू पास कर दूं तो क्या होगा? यू माय बॉय, मेरे भाई कैप के साथ, ब्लैक कैप, ब्लैक कैप, आप ही जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, आप ब्लैक शर्ट ब्लैक कैप, कैसे खड़े हो जाए। आपका नाम? मोहम्मद। चलिए इनके तालियां बजाएंगे। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, अगर मैं हाफ फ्राई एग के अंदर नीचे ये पैरामीटर पास कर रहा हूँ, हालांकि मैंने ऊपर डिफॉल्ट वैल्यूज भी दी हुई है, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? रिजल्ट क्या आएगा? नीचे भी मैंने 1 ही पास किया है, तो चले 1 पकड़ लें। एग की वैल्यू क्या होगी? 1, बटर की वैल्यू होगी 1.5, सॉल्ट की वैल्यू क्या होगी? ऊपर डिफॉल्ट में 2 है, नीचे मैंने 3 पास कर दिए, 3 होगी, तो मेरे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा? 4.5 क्या आएगा भाई? क्योंकि सॉल्ट की वैल्यू 2 की जगह 3 कंसीडर होगी। जो वैल्यू मैं एज एन आर्गुमेंट पास करता हूं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, वो डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। क्लियर? सही है, आगे चले भाई। बस मुबारक हो। क्या टाइम हो रहा है? टाइम इज इट 7:25 हो रहे हैं। 25 मिनट नहीं, आई गेस हमने 7:10 पे स्टार्ट किया था, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर हमने अपनी रिवीजन कंप्लीट कर लिया। अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कौन बताएगा? अच्छा, आराम। रेस्ट का एक और मतलब भी होता है, रेस्ट का एक और मतलब भी होता है बाकी, रिमेनिंग, पार्शियली रिमेनिंग, ठीक है? रेस्ट का एक मकसद तो होता है आराम करना, सही है, सोना, रिलैक्सेशन। एक और भी रेस्ट का मतलब होता है रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर्स, ठीक है? लेट्स से कि भाई शी ड्रिंक द वाटर बट शी स्टोर लेफ्ट, नो रेस्ट, सॉरी रेस्ट, रेस्ट पैरामीटर। तो रेस्ट के 2 मायने होते हैं। एक, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रिलैक्सेशन। यहाँ पे रेस्ट का मतलब वो वाला नहीं है। क्लियर? एक रेस्ट का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है
बकिया। रेस्ट का मतलब क्या होता है? बकिया। यहाँ पे रेस्ट का मतलब वो वाला। क्लियर? अब भाई इसका मकसद एक्सेप्टिंग एन अननोन नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंग्रेडिएंट्स नहीं वैसे तो नंबर होगा ना, इंग्रेडिएंट्स तो वो तो हमारी एग्जांपल के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, लेकिन इन जनरल लेके चले तो एक्सेप्टिंग एन अननोन नंबर ऑफ वैल्यूज। आसान लफ्ज़ में बोले तो वैल्यूज, सही है। इंग्रेडिएंट्स तो हमारे अपनी जो एग बनाने वाली एग्जांपल चल रही है ना उसके हिसाब से, लेकिन आप ये कहीं लिख के नहीं मत आ जाना, वो बोलेगा भाई कौन से इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली अननोन नंबर ऑफ वैल्यूज को एक्सेप्ट करने की जो टेक्निक है वो हम किसके थ्रू अचीव करते हैं? रेस्ट पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, अब इसको करते कैसे? लेट्स से भाई हाफ फ्राई एग तो मौजूद है, लेकिन मुझे तो 3 ही पैरामीटर पता है अभी तक, मैं 3 ही चीजें ऐड कर रहा हूं कि भाई क्या करना, एग होना चाहिए है, बटर होना चाहिए है और सॉल्ट होना चाहिए। अब भाई मेरे पास बंदा आया, मेरे कस्टमर बोलता है भाई इतने एग रखना, इतने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देना और इतनी क्यूब्स ऑफ बटर ऐड कर देना, लेकिन ज़रा कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देना, ज़रा थोड़े से चीज़ भी डाल देना, ज़रा थोड़े से प्याज भी काट के डाल देना और टमाटर भी काट के डाल देना, और अगर तुम कॉर्न डाल दो ऊपर से तो मज़ा ही आ जाए, तो मज़ा ही आ जाए। अब मैं तो घबरा गया, मैंने बोला यार मैंने जो फंक्शन बनाया था वो तो 3 ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था, सॉल्ट बटर एंड एग। ये कहाँ से रॉकेट साइंस ले आया? और मजे की बात ये है कि ये कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं हो गई है। इस बंदे ने अगर बता दिया है ये ऐड करना, तो हो सकता है जो दूसरा बंदा आए वो इसके ऊपर भी 10 चीजें बता दे या इसमें से 5 चीजें रिमूव भी कर दे। ये तो डिपेंड करता है ना खाने वाला क्या खाना चाहता है। तो अगर आपके जो पैरामीटर हैं, आपकी जो वैल्यूज है वो अननोन है, इस पॉइंट पे समझ रहे बात मेरी, अननोन है, तो जब ऐसा सिनेरियो हो तो इसको कैसे कैटर करते हैं? रेस्ट पैरामीटर के थ्रू। आप अपने वो पैरामीटर जो कि रिक्वायर्ड है, मतलब उसमें तो दो राय है नहीं, वो तो होना ही होना है। वो क्या है? एग। जब एग बन रहा है तो ऑब्वियसली एग तो होना ही होना है, एग के अलावा तो काम चलना ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, आसान लफ्जों में जो बाकियात हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बकाया चीजों के अंदर एक चीज भी ऐड कर सकता हूँ, सिर्फ एग। ठीक है भाई, एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहाँ पे था? मैं तो भूल ही गया, आज मैं भूल रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, बादाम खाने पड़ते हैं। रेस्ट पैरामीटर में मैं यहाँ पे था कि अगर इंग्रेडिएंट्स जो है, अगर इंग्रेडिएंट्स जो है वो कि अननोन है, हमारे एग्जांपल में, एग की एग्जांपल में, लेकिन अगर हमारे सिनेरियो देखा जाए तो कि हमारी जो फंक्शन है वो क्या है? हाफ फ्राई एग। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एग होना तो लाजमी है, रिक्वायर्ड है, इसके बगैर तो ऑब्वियसली एग बनेगा नहीं। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अननोन है। इसमें अगर सिर्फ बटर ऐड कर दूं तब भी एग बन जाएगा। सिर्फ क्या करूं? सिर्फ बटर के साथ मैं प्याज काट के डाल दूं तब भी एग बन जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर चीज़ भी डाल दूं, कॉर्न भी डाल दूं, प्याज भी डाल दूं, टमाटर भी डाल दूं तब भी एग बन जाएगा। तो ये वाले जो फर्दर इंग्रेडिएंट्स है ये अननोन है। तो ऐसी चीज़ों को मैं ये डॉट 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 और इसके अलावा आप आगे नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स दिए, सही है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब आप नीचे सवाल, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप अंदर पैरामीटर पास कर दें, एग थोड़ा सा चेंज कर लेते, जो हम एक और चीज नंबर, ठीक है, आ रहा है सब असल नहीं। अरे भाई मेरी बाइक मेरी गाड़ी। इसके बाद बटर और सॉल्ट। मतलब कि पहले मैंने वो
बस अब नीचे आप इन दोनों का सब जाने नहीं दे रहे, क्या करूँ? चाह तो रहा, चले जाओ चले जाओ चाह तो रहा है, क्या करूँ? चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस दिख रही है आप लोगों को? क्लियर है यहाँ पे भी? ठीक है। अब एक मसला जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि भाई अभी तक तो हमारा फंक्शन बहुत ही स्पेसिफिक पैरामीटर्स के अराउंड वर्क कर रहा है, जो कि क्या है, एग बटर और सॉल्ट। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि यार हमारे पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जो कि एग बटर और सॉल्ट से मुतमईन नहीं है। वो बोल रहा है यार प्याज भी ऐड करो, चीज़ भी ऐड करो और टमाटर भी ऐड करो। तो हम इसको कैसे कैटर करें? तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके फंक्शन के पैरामीटर की लिमिट या उसके जो साइज है कि वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, अभी हमारे सिनेरियो में 3 है साइज, 1 2 3। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कैसे कैटर करते हैं? आप रेस्ट पैरामीटर के थ्रू कैटर करते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन के हिसाब से अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे पता है कि यार मेरा हाफ फ्राई एग फंक्शन है, तो इसमें एग होना तो लाजमी है, उसके बगैर तो बात चलेगी नहीं। लेकिन ये जो बटर और सॉल्ट है ये मैं क्या करता हूँ, यूज़र के ऊपर छोड़ता हूँ। जिस तरह वो बताएगा तमाम और चीज़ें मैं उसके हिसाब से बना दूंगा। वो 10 चीज़ें और बता दे, मैं उसके हिसाब से उसका एग बना दूंगा। अब मैं उसको कैसे लिखूँ? बहुत सिंपल सा तरीका है कि मैं ये जो 2 पैरामीटर है इनको रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट्स, और उसके बाद आप अपने जो भी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं। हमारे सिनेरियो के अंदर हम बोल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स, इस हटेगा, GINGRI, और आगे कुछ भी नहीं, टाइम नहीं दे बस बस इतनी बात क्लियर हो रही है। अभी जो एरर आ रहा है उस पर नहीं पड़े, बस ये देखें कि मैंने इस चीज़ को कैटर कैसे किया है। कि मैंने क्या किया है, मैंने बोल दिया यार एक चीज़ तो होना लाजमी है। अच्छा, वो भी आपका सिनेरियो है, अगर एक भी नहीं आपको पता तो आप क्या करेंगे, इनिशियली स्टार्ट ही डॉट 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 से करेंगे और जो भी आप अपनी वेरिएबल का नाम देना चाहते हैं। अब नीचे इन्वोक करते हुए जो ये 1 है, हाईलाइट कीजिएगा 1, ये किसके अगेंस्ट जाके सेट होगा? एग के। लेकिन उसके बाद कॉमा सेपरेटेड मैं 1 वैल्यू दूं, 2 वैल्यू दूं, 100 वैल्यू दूं, 1000 वैल्यू दूं, वो सब किस में जाके स्टोर हो जाएंगी? इंग्रेडिएंट्स के अंदर। बात समझ आई मेरी? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? पिक्चर क्लियर हो रही है? तो ये था मकसद कि अब भले मुझे बंदा आके बोले अंडे में कुछ भी डाल दो, बोले गरम मसाला डाल दो, चाट मसाला डाल दो, कुछ भी डाल दो, अदरक डाल दो, लहसुन डाल दो, कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी वो बोलेगा वो तमाम चीज़ें इस इंग्रेडिएंट्स के वेरिएबल, हाईलाइट कीजिएगा इंग्रेडिएंट्स, इसमें जाके स्टोर हो जाएंगी और फिर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ज़रा आप स्लाइड्स में दोबारा जाइएगा। अब इंग्रेडिएंट्स नहीं, आई गेस आपके माइक से इको हो रहा है, इसको चेक करें। सही है। खैर, तो अब थोड़ा सा और पिक्चर को क्लियर करते हैं कि जो एरर आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। वो कुछ भी नहीं है, वो टाइप स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एरर है। वो बोल रहा है कि यार आपने बस नंबर लिखिए, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों? दे तो दी मैंने टाइप, अभी भी एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब थोड़ी सी नई चीज़ है।
ये जो आपको इंग्रेडिएंट्स का वेरिएबल मिलता है, ये सिंपल नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन या एनी के अंदर नहीं मिलता, ये आपको एज एन एरे मिलता है। एरे अभी हमने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, नहीं समझा। आसान लफ्जों में ये समझें कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली नीचे मुझे दिख रहा है, मैंने बताया है कि यार मैं एक वैल्यू भी दे सकता हूं और 100 वैल्यूज भी दे सकता हूं। तो ऑब्वियसली जब 100 वैल्यूज के अगेंस्ट वेरिएबल मैंने एक ही रखा हुआ है, इंग्रेडिएंट, तो बेसिकली ऑब्वियसली इंग्रेडिएंट्स को, उन तमाम वैल्यूज को होल्ड करना है। मतलब एक भी वैल्यू हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमने ये तो देखा ही नहीं है कि एक से ज्यादा वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करें। तो यहाँ पे आता है अरे या फिर एरे, जिसकी मदद से आप कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ये दिखता कैसे है? ये बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, नंबर के बाद आपने क्या लिख दिया है? स्क्वायर ब्रैकेट। ये एरे की आइडेंटिफिकेशन है कि यार यहाँ पे एरे ऑफ नंबर आने वाला है, मतलब एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज आने वाली है जिनमें ईच इंडिविजुअल मेंबर इज गोइंग टू बी अ नंबर। क्लियर? अब देखते हैं दिखता कैसे है। तो हम जरा नीचे लॉक कीजिएगा इंग्रेडिएंट्स, ये रिटर्न हटा दें फिलहाल के लिए, बस लॉक कर दें इंग्रेडिएंट्स। एक मिनट बल्कि सॉरी कंट्रोल सेट करें, हाँ यहाँ पे आ रहे तो मैं, और रिटर्न से पहले कंसोल कर दें इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि मजे की बात है, हमने देखना है भाई नीचे मैंने दो वैल्यू पास की हुई है और वो दोनों किस में जाके स्टोर हो रही है? इंग्रेडिएंट्स के अंदर। ऑब्वियसली 3 पास की है, लेकिन एक का तो पता है, एक तो डायरेक्ट एग के अगेंस्ट जाके लग जाएगी, लेकिन उसके बाद 2 वैल्यू और पास की है, तो वो 2 वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर होगी वो हमें देखना है। तो अभी हम देख लेते हैं। हाँ जरा दिखाएं मुझे। जरा गौर कीजिएगा, नजर रखिएगा, देख रहे हैं आप? एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको दिख रही है, जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज है। उसके बाद जब तमाम वैल्यूज खत्म हो गई तो क्या हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो गया। तो आसान लफ्जों में बताऊं तो एक बाउंड्री है जो कि आपकी वो तमाम वैल्यूज होल्ड करेगा जो एज अ रेस्ट पैरामीटर आपने पास की है। जरा पीछे जाइएगा, तो यहाँ पे 1 मुझे इंग्रेडिएंट्स के अंदर नहीं दिखा, क्योंकि 1 किस में स्टोर हो गया था? बोलो भाई, एग के अंदर। जरा एग हाईलाइट कीजिएगा ऊपर। जो नीचे मैंने 1 पास किया इन्वोकेशन के टाइम, वो तो सीधा सीधा एग के अंदर स्टोर हो गया, लेकिन उसके बाद नीचे जाके हाईलाइट कीजिएगा 2 वैल्यूज को। ये जो मैंने 2 वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड पास किए हैं, 1.5 और 2, ये इंग्रेडिएंट्स में स्टोर हुआ है, लेकिन एज एन अरे, एज एन एरे। क्लियर? बोलो भाई क्लियर? हैंड रेस करो। अरे अभी हमने पढ़ा नहीं है, अब ये मत सोचिए अरे क्या है, ये क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा है? रेस्ट पैरामीटर। रेस्ट पैरामीटर के अंदर थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है अरे की। तो अभी हम अरे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें अरे की डिपेंडेंसी है। हम अरे को अभी एज अ होल कॉन्सेप्ट या एज अ होल टॉपिक एक्सप्लोर या पढ़ नहीं रहे हैं। ओके, सो बस रेस्ट के पैराडाइम में इसको देखिए कैसे काम कर रहे हैं। यस माय ब्रदर। कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू, तो यहाँ पे भी तो ग्रुप ही बन रहा है। नीचे आप 100 वैल्यू पास करते हैं, वो एक इंग्रेडिएंट के वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है। तो बेसिकली इन तमाम का ग्रुप बन के एक वेरिएबल के अंदर आपको मिल गया, वही काम हुआ है। जरा ठीक है भाई। उनकी बात सुनिए, इनको माइक दीजिएगा। नहीं, गाइडलाइन की बात सुन के आप मुझे बता दीजिए, मुझे बोल रहे हैं।
क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन कि भाई अगर मेरे एरे में या फिर मेरे इंग्रेडिएंट्स के अंदर नंबर की जगह स्ट्रिंग स्टोर होना होता तो कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे नंबर की जगह स्ट्रिंग लिख देता। अभी वो नहीं पढ़ रहा। अरे का मकसद ये होता है कि सेम टाइप ऑफ वैल्यू एक कॉम्बिनेशन के अंदर स्टोर हो। जो आप पढ़ रही है उसको हम टपल बोलते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसको हम बाद में तसल्ली से देखेंगे। अरे जब भी आपके जहन में आएगा तो सेम टाइप ऑफ वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करने को अरे बोलते हैं, आसान हो जाएगी। क्लियर? अब भले आपका अरे जो है वो स्ट्रिंग स्टोर करेगा तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्ट्रिंग लिख के स्क्वायर ब्रैकेट, बूलियन स्टोर करेगा ट्रू या फॉल्स तो बूलियन लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर? यस, जरा जोर से बोलिएगा, आवाज नहीं आएगी। टाइम लिखना लाजमी है, पिछली क्लास में बताया था, वरना एनी है। एनी का मतलब नीचे पास करके मैं कुछ भी दे सकता हूँ, विच इज नॉट अ गुड थिंग। यस, हमजा जरा इनकी बात बताइएगा मुझे, क्या कह रहे हैं? सवाल पूछो आप लोग के सवाल के ऊपर ये चीज, क्योंकि मसला ये है कि स्लाइड्स के अंदर ये एक ही स्लाइड है। जरा स्लाइड में जाइएगा, आगे करें, आगे करें स्लाइड। रेस्ट खत्म, ठीक है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, बहुत अपर लेवल पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर लो लेवल पे कोई कंफ्यूजन हो रही है इस नॉलेज के हिसाब से, अभी जो हमारा नॉलेज बेस है उसमें रहते हुए अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, मैं उसको क्लियर करता हूँ और आगे चलते हैं। यस, ट्रिपल डॉट लगाना लाजमी है, वरना तो सिंपल सिंगल वैल्यू होल्ड करने करेगा वो। ऐसा जो अभी तक हम पैरामीटर देख रहे थे ना, आप जो एक वैल्यू देंगे वो स्टोर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो तो आपको डॉट 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 देना लाजमी है। रेस्ट की पहचान ही है। पीछे टॉर्च जल रहा है तो प्लीज पीछे भी जाइए, क्योंकि यस माय ब्रदर। रिटर्न, हाँ रिटर्न वो अभी हम देखेंगे। रेस्ट जितना ऊपर किया उतना समझ आया? रेस्ट का नीचे से लेना देना नहीं है, ऊपर जितना रेस्ट का काम हुआ वो समझ आया? हाँ जी, वो रेस्ट था। वो अरे जो आप देख रहे थे ना कि आपके अरे के अंदर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज थी कॉमा सेपरेटेड, वो आपके रेस्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो, ठीक है, वो लोग। क्लियर? यस, जी। उसके साथ आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगेन बिकॉज इट इज एन अरे और अरे के अराउंड जो मेथड्स या फंक्शनैलिटी वो हमने एक्सप्लोर नहीं की। अभी हम बस ऊपर वो डॉट 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 वेरिएबल तक का सिंटैक्स हमने देखा है। अगर उतना समझ आ गया है कि भाई अगर मेरे पास अननोन पैरामीटर हो और मुझे उनको एक्सेप्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं रेस्ट पैरामीटर के थ्रू करूँगा। बस अभी तक की नॉलेज बेस इतनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यस, नहीं, कंफ्यूजन वो बेसिकली वो एज स्ट्रिंग जा रहा है, हटा दे वो। ये कंसोल का तरीका होता है, ठीक है। आप क्लियर है? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, आपके पास सिंपल इंग्रेडिएंट्स शो होगा। यस, एग मैंने लॉग ही नहीं कराया ना, अगर वो तो अलग से एग के अंदर स्टोर है, उसका वेरिएबल अलग है, उसको नहीं इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। बेसिकली वो वन जो था वो एग के अंदर स्टोर हो गया। अगर मैं लॉग कराऊंगा मुझे एग के अंदर वन मिल रहा होगा। मेरा कहने का मकसद है जो बाकी जो कॉमा के बाद जितनी मैं एक पैरामीटर दूं या फिर 100 आर्गुमेंट्स दूं, वो तमाम इस इंग्रेडिएंट्स के अंदर स्टोर होंगे। चले भाई आगे चले, हैंड रेस करो भाई। क्या हो गया? हैंड रेस करो, ठीक है। हाँ भाई, यस। तो आप वो रेस्ट पैरामीटर से पहले लिखा, जैसे मैंने एग लिया ना, तो एग के बाद आप वो वाला, वो क्या बात है,
तालियां बजाओ भाई। तो एग के बाद बेसिकली आप वो वाला पैरामीटर ले लेंगे, उसके बाद फिर आप अपने रेस्ट पैरामीटर लेंगे। तो ऑर्डर यही चलेगा, आखिरी वाला पैरामीटर हमेशा आपका रेस्ट होगा, ठीक है, क्लियर। चले भाई आगे चलते हैं, जरा आगे चले। अगेन भाई ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगी, ये क्या नई चीज आ गई, लेकिन नॉलेज बेस के अंदर जितनी चीज मैंने बताई है उतनी रखें कि रेस्ट पैरामीटर का मकसद क्या था। मकसद बस इतना था कि अगर आपके फंक्शन के जो डिजायर पैरामीटर्स हैं या डिजायर्ड आर्गुमेंट्स हैं वो अननोन है, आपको नहीं पता आपके इंग्रेडिएंट्स कितने हैं हमारे एग्जांपल के हिसाब से, तो अगर ऐसा सिनेरियो कैटर करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेस्ट। क्या होना चाहिए, रेस्ट पैरामीटर। बस इतनी सी बात है अभी के लिए। और मैं आपके साथ कोई झूठ तो बोल नहीं रहा, स्लाइड्स दिखा दें, पिछली स्लाइड दिखाएं, ये है। अच्छा ये इससे नहीं होता, ये उधर से ही होता है कैसे। अब ये स्प्रेड क्या चीज है, रेस्ट तो देख लिया, अब ये स्प्रेड क्या चीज है। तो बेसिकली रेस्ट और स्प्रेड एक दूसरे के अपोजिट है। क्या एक दूसरे के, मिलके बोलो भाई, क्या एक दूसरे के। रेस्ट बोलता है मुझे जितनी भी वैल्यू दोगे, जितनी भी वैल्यूज दोगे मैं उसको एज अ कॉम्बिनेशन सिंगल वैल्यू ट्रीट करूंगा। किस तरह, एरे की मदद से। स्प्रेड बोलता है मुझे आप कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज दो, मैं उसको ईच इंडिविजुअल वैल्यू के अंदर स्प्रेड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, बिखेर दूंगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक बोलता है मुझे बिखरी हुई वैल्यू दो, मैं उसको कंबाइन करके एज अ सिंगल वैल्यू ट्रीट करूंगा, जो कि रेस्ट में हमने देखा है। स्प्रेड बोलता है मुझे आप कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू दो, ग्रुप ऑफ वैल्यू दो, मैं उस सिंगल वैल्यू को जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होल्ड करता है उसको स्प्रेड कर दूंगा, उसको बिखेर दूंगा, उसको अलग अलग ट्रीट करूंगा। क्लियर, क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है। अब ये वर्क कैसे करता है, जरा इसने जो काम किया है मैं उसका उलट करूंगा। तुम मुझे अरे ऑफ वैल्यूज दो, तुम मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज दो, मैं उसके अंदर ईच इंडिविजुअल वैल्यू को सेपरेट वैल्यू ट्रीट करूंगा, उसको बिखेर दूंगा। देखते हैं कैसे, जरा आगे स्लाइड पे जाएं। तो लाइन नंबर 1 में कोई नई चीज दिख रही है, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम लिखा, राउंड ब्रैकेट्स लिखे, उसके अंदर अपना पहले पुराना जो देखते आ रहे हैं स्टैंड अलोन एक पैरामीटर पास किया एग। उसके बाद जो हमने अभी अभी एक नई चीज पढ़ी है रेस्ट पैरामीटर, ठीक है, हमने वो पास कर दिया। और हमने क्या कर दिया, अपना फंक्शन का स्क्वायर ब्रैकेट्स खोले, नॉट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स खोले और अपना कोड लिखना स्टार्ट किया। नीचे मैंने फंक्शन को इन्वोक किया और उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिए। सिंपल, क्योंकि ऊपर एक रेस्ट पैरामीटर है तो सिंपल है कि यार 1 तो एग के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इन्वोकेशन टाइम पे जितने भी मैंने आर्गुमेंट्स दिए हैं वो कंबाइन होके रेस्ट पैरामीटर के वेरिएबल जो कि इंग्रेडिएंट्स है उस पे स्टोर हो जाएगा। इतना क्लियर। अब भाई इसके आगे क्या करें, स्प्रेड कहाँ से आ गया, तो लाइन नंबर 2 नहीं बल्कि 3 में आप देखें दोबारा 3 डॉट्स आ गए, दोबारा 3 डॉट्स आ गए। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ये स्प्रेड ऑपरेटर है। यहाँ पे 3 डॉट्स क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। एक चीज होती है पढ़ना, पढ़ के समझना, एक होता है यार समझ नहीं आ रहा, रट्टा मार लेते हैं। तो जिसने समझना था उसने यहाँ तक समझ लिया, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मेरा ये रट्टा अपने जहन में जहन नशीन कर ले। जब भी ये 3 डॉट्स आपको फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दिखे, जब भी ये 3 डॉट्स आपको फंक्शन के पैरामीटर के अंदर दिखे तो वो रेस्ट पैरामीटर है। तो वो क्या है, मिलके बोलो भाई, तो वो क्या है, बस रेस्ट का बहुत गहरा ताल्लुक है राउंड ब्रैकेट्स फंक्शन के इन पैरामीटर्स के साथ। जब भी आप फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स जहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं उसमें
ले किसी वेरिएबल से पहले ये 3 डॉट्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वो क्या है, वो रेस्ट वेरिएबल है या एज अ होल वो रेस्ट ऑपरेटर है। क्लियर? बस 1 to 1 का रिलेशन है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, रेस्ट है। इसके अलावा आप ये 3 डॉट्स कहीं भी देख रहे हैं, इसके अलावा ये 3 डॉट्स आप कहीं भी देख रहे हैं तो वो क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर। 2 लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे लिखे रेस्ट, यहाँ पे लिखे स्प्रेड। रेस्ट कौन सा होता है, जो फंक्शन के पैरामीटर के अंदर 3 डॉट्स होते हैं वो कौन सा होता है, रेस्ट होता है। स्प्रेड फंक्शन के पैरामीटर के अलावा 3 डॉट्स कहीं भी दिख रहे हैं, कहीं भी, वो क्या है, बस ये था तुक्का, नॉट सॉरी तुक्का, रट्टा। क्लियर है? अब भाई ये स्प्रेड करता क्या है, जरा फंक्शन में आइएगा दोबारा, इसको जरा ऊपर इसके एग भी लॉक कीजिएगा, कंसोल है लॉक। भाई 2 ही स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स देने वालों ने बहुत ही कम कंसाइज रखा है, तो समझा रहा हूँ, बड़े तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। आगे अब इसकी एडवांस जब हम पढ़ेंगे इसको और इसे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए जितना समझा रहा हूँ बड़े तवज्जो रखिए। तो इसको एग्जीक्यूट करें। 1 मिनट, यहाँ पे 2 दिया है आपने, 2 के बाद आप दें 5। जरा आप लोग से भी तो पूछें, और ये 1.5 की जगह लिख दें 3, जो आपने पीछे 1.5 दिया ना। इधर से तो सवाल हो गया, इधर रह गया, आगे से किसी को पकड़ते हैं। यस यू, ऑरेंज ड्रेस। मेरी बहन मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जोर से इंग्रेडिएंट्स के अंदर मुझे जब मैंने इन्वोकेशन किया है तो 1 के बाद मैंने जो भी लिखा हुआ है, जो अभी के सिनेरियो के अंदर मैंने 3 लिखा हुआ है, मैंने 2 लिखा हुआ है, जरा हाईलाइट कीजिएगा, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने 3 लिखा हुआ है, मैंने 2 लिखा हुआ है, मैंने 5 लिखा हुआ है, ये तमाम चीजें ऊपर इंग्रेडिएंट। जब भी आप ये 3 डॉट्स जो आपको ऊपर दिख रहे हैं, ये फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हो, तो वो 3 डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेस्ट पैरामीटर। बस इतनी सी पहचान रख ले और कुछ नहीं करना, भले आप 100 साल बाद भी 100 साल का एक्सपीरियंस भी बन जाए, इतनी सी एग्जांपल है। जब भी 3 डॉट्स फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स में एज अ पैरामीटर पास हुए होंगे तो वो क्या होगा, वो आपका रेस्ट पैरामीटर कहलाएगा। दैट्स इट। अब स्लाइड्स में आए और स्प्रेड दिखाएं। यार ये क्या इंग्रेडिएंट्स के आगे दोबारा 3 डॉट्स लगा दिए, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं। तो ये चीज कहलाती है स्प्रेड ऑपरेटर। बता चुका हूँ, 3 डॉट्स राउंड ब्रैकेट्स फंक्शन के पैरामीटर के अलावा कहीं भी दिख रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्प्रेड ऑपरेटर। और वो वेरिएबल क्या कहलाएगा, स्प्रेड ऑपरेटेड वेरिएबल। क्लियर? अब देखते हैं, अगर मैंने इसके आगे 3 डॉट्स लगा दिए, अभी वाला फॉर्मेट देख लिया था ना भाई, कि स्क्वायर ब्रैकेट था और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मिल रही थी। लेकिन अब अगर मैं इस इंग्रेडिएंट्स के आगे दोबारा 3 डॉट्स लगा देता हूँ, और ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर बन गया है। अब अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये क्या बनेगा, अब जरा देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, उसने उन तमाम वेरिएबल, उन तमाम वैल्यूज जो कि रेस्ट ने बोला था कि मुझे बिखरी भी दे दो, मैं उसको एरे के अंदर कंबाइन करके एज अ सिंगल वैल्यू ट्रीट करूंगा। इसने क्या कर दिया, उसने एरे से दोबारा बाहर निकाल के बिखेर दिया। ये जो 3, 2 और 5 आपको दिख रहा है, नाम से जाहिर है यार, स्प्रेड, बिखेर दो। तो उसने क्या किया, स्प्रेड ने दोबारा उसको बिखेर दिया है। बस इतनी सी बात थी। स्लाइड्स भी 2 थी, आपके सामने है अभी आपके नॉलेज बेस के अंदर, बस इतना ही फीड होना चाहिए है जितना मैंने बताया है। क्लियर? बोलो भाई। बाकी नहीं क्लियर तो घर भी आपका है, इंटरनेट कनेक्शन भी आपका है, लैपटॉप भी आपका है, हाथ भी आपके हैं, जहन भी आपका है। घर जाएं, बैठें, सर्च करें, एंजॉय। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अगर आपको इतनी सी बात समझ नहीं आई हो तो मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। मैं आपको एक इरशाद बड़ा मेरे करीब है दिल के, मेरा गौर से सुनिएगा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा।
तो क्योंकि स्प्रेड और रेस्ट का जो क्या कह सकते हैं पैराडाइम है या जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आप अभी अपने लेवल पे रहते हुए स्प्रेड और रेस्ट को देखें तो 2 ही स्लाइड थी और जितनी मैंने बात बताई है अभी के लिए आपके लिए ये इनफ है। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं इसको अपने पल्ले से बांधें और हम आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए जी, ये क्या मैजिक शो है? चेंज हो गई। क्लियर? बोलो भाई, घबरा क्यों जा रहे हो? सुमन बुकमन बोला करो। आगे चले। इफ यू आर कॉलिंग अ फंक्शन ट्वाइस, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपनी फंक्शनैलिटी को भी 2 बार रिपीट करेगा। सिंपल इज दैट। आगे एग्जांपल दी हुई है भाई, एक 2 बार बन गया, 2 बार कॉल किया था, एक 2 बार बन गया, बस सिंपल। आगे चले। एरो फंक्शन आपकी ज़िंदगी में एक थोड़ी सी समस्या, दिक्कत और उलझन आने वाली है और आप बोलेंगे मुबश्शिर बेवकूफ़ शख्स, हमें इतनी तुमने तसल्ली से बताया कि एरे का सिंटैक्स ये है, एरे इस तरह दिखता है। एरे का सिंटैक्स ये है कि पहले आप एरे का फंक्शन का सिंटैक्स ये है कि आपके लिखते हैं सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, अगर पैरामीटर एक्सपेक्टेड है तो पैरामीटर पास करते हैं, उसके बाद क्या देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी आपका कोड है आप लिखते हैं। ये क्या नई चीज़ आ गई, ये एरो फंक्शन है क्या, ज़रा दिखाएं। ये भी फंक्शन लिखने का एक तरीका है। ज़रा पिछली स्लाइड में जाइएगा, इतना पीछे नहीं जाना, एक स्लाइड पीछे जाना। आगे आगे, हाँ यहाँ एरो फंक्शन लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि एरो फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन लिखने का एक और तरीका है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो इसके नीचे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको पढ़ लें। अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग अ रेसिपी, और अगर आसान लफ्जों में हमारे टेक्निकल पैराडाइम में मैं आपको लेके जाके बताऊं तो इट्स अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। फंक्शन कुछ नहीं है, जिस तरह आपने इफ एल्स पढ़ा था, उसके बाद आपने बोला यार इफ एल्स तो है, फिर हमने आपको बता दिया टर्नरी ऑपरेटर भी है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, आपने बोला ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया यार स्विच केस भी है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल वही है कि हमने आपको एक तरीका फंक्शन बनाने का बता दिया है। अगर आप सारी ज़िंदगी उसी के साथ रहना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपका पूरा कोड परफेक्टली फाइन वर्क करेगा। लेकिन क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप आसानियाँ चाहते हैं, तो ये एक बेहतर और आसान तरीका है फंक्शन लिखने का, तो हम एरो फंक्शन को ज़्यादा कंसीडर करते हैं और ज़्यादा इसी के साथ वर्क करते हैं। ज़रा आगे चलें। तो कुछ नहीं करना, बस कुछ चीज़ें हम रिमूव कर रहे हैं। फंक्शन बनाना है, फंक्शन का कीवर्ड ड्रॉप करा दिया, सही है। और थोड़ा सा अलग से सिंटैक्स है, बता देता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। फंक्शनैलिटी वाइज कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ सिंटैक्स चेंज है, इसलिए घबराना नहीं है। सिंटैक्स का समझना है, आपने नहीं समझ आ रहा रट्टा मारो, बस आगे चलो। कोड में अच्छा, हम क्या करते हैं, इस एग वाले फंक्शन को ही दोबारा एरो फंक्शन के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके पास एक ही फ्रेम के अंदर दोनों पिक्चर्स मौजूद हों, आप खुद ही देख लें कि यार क्या फ़र्क है और क्या। अच्छा, ये खतरनाक वाला फंक्शन नहीं बनाना जो आपने बनाया है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाएं एरो के थ्रू। जो हमने पहला वाला एग का फंक्शन बनाया था ना, कि कुछ नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था 1 + 1.5 + 2 और वो रिटर्न कर रहा था। तो ज़रा एरो फंक्शन ये नाम लिख दें, एरो लिख दें, हाँ इक्वल टू नो रिमूव करें, पूरा रिमूव करें, नहीं एरो के बाद इक्वल टू आता है, ठीक है। और इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस दे दें और इसके अंदर अपना कोड लिख दें। भाई कुछ भी नहीं करना, फंक्शन, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, फंक्शन का कीवर्ड देने के बाद जो आप फंक्शन का नाम देते थे इटसेल्फ वो एक वेरिएबल ही था। अगर आप वैसे डीप डाइव बिहाइंड द सीन जाके देखिए तो वो भी एक वेरिएबल ही है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि मेमोरी के अंदर उस नाम की कोई एंटिटी मौजूद है, उस नाम की कोई एंटिटी मौजूद है। हमने उसको फंक्शन बोला, लेकिन देखा जाए तो इटसेल्फ वो क्या है, एक
वेरिएबल है क्योंकि मेमोरी के अंदर वो स्टोर है। जो भी चीज मेमोरी के अंदर स्टोर होती है वो क्या कहलाती है? वेरिएबल, क्योंकि आप उसकी मदद से उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो निकाल सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उस वेरिएबल के अंदर हाफ फ्राई वेरिएबल के अंदर एक पूरा फंक्शन स्टोर था, एक पूरा फंक्शन स्टोर था। तो इसको भी आप उसी तरह ओवर सिंप्लीफाइड कर ले कि यार वो एक वेरिएबल ही था और उसके अंदर हम एक फंक्शन स्टोर करने जा रहे हैं। तो कुछ नहीं किया, आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट एरो। इधर तक कोई समस्या? लेट एरो, लेट का कीवर्ड एक वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं, आप लोग देखते आ रहे हैं, और आपने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब इक्वल टू, ट्रू, हेलो, 1 2 3 जो अभी तक हम स्टोर करते आ रहे थे, नंबर, बुलियन या स्ट्रिंग, इसके बजाय हम एक होल फंक्शन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। दैट्स इट। इतनी सी बात समझ आ गई? एरो फंक्शन का आपको सब क्लियर हो गया। जो एरो फंक्शन का कोड है वो इस राउंड ब्रैकेट्स को जरा राउंड ब्रैकेट से नीचे तक हाईलाइट कीजिएगा, नीचे तक हाईलाइट कीजिएगा। हाँ, बेसिकली ये आप एज अ वैल्यू ट्रीट करें। जिस तरह आप अभी तक ट्रू दे रहे थे, फॉल्स दे रहे थे, हेलो दे रहे थे, या फिर आप 1 2 3 5 8 6 दे रहे थे, वो अलग टाइप थी। ये एक पूरा फंक्शन है। तो आप क्या करें? अपने वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन स्टोर करें, और फंक्शन कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कि राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद आप ये एरो का साइन बनाते हैं, ये इक्वल टू का साइन, और उसके आगे ये आप क्या करते हैं? लेस देन है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, और उसके बाद अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्लियर? बाकी इसके अंदर का कोड आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह आप ऊपर फंक्शन लिख रहे थे वैसे ही। इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप पैरामीटर पास करेंगे, जिस तरह आप ऊपर फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर पास कर रहे थे। इन्वोक, कॉल, बुलाना, इसको उसी तरह है जिस तरह आप ऊपर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे, इन्वोक कर रहे थे। जरा करके भी दिखा दें, ये नो समझे मैं झूठ बोल रहा हूँ। एरो, तो जो पूरी चीज थी वो यही थी कि यार फंक्शन जिस तरह बन रहा था और बिहाइंड द सीन जो हो रहा था उसको सामने लाके खड़ा कर दिया कि यार फंक्शन भी तो एक वेरिएबल ही था, एक वेरिएबल के अंदर पूरा फंक्शन स्टोर था, उसको ओवर सिंप्लीफाइड करके आपके हाथ में दे दिया कि यार ऐसे बनता है, ऐसे करो, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। आपने एक लेट खुद ही वेरिएबल बनाया और खुद ही उसके अंदर एक फंक्शन एक्सप्लिसिटली स्टोर करवाया। क्लियर? हैंड रेस करो भाई। क्लियर? ओके। अब इसके अंदर थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और इसके अंदर एक्चुअल पैरामीटर्स पास करते हैं। इसके अंदर दोबारा स्लाइड्स में जाइएगा। अच्छा, इसकी एक छोटी सी प्यारी सी मासूम सी खासियत है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी नहीं, कुछ देर बाद। जरा हाँ पीछे जाए, कोर्ट में चलते हैं। अलमास में ज़्यादा तंग तो नहीं करता? पक्की बात है, देख लो। जरा इसका नाम भी आप हाफ फ्राई एग लिख दें। तो भाई वही बात, अब मैं इसको उस तरह लेके चल रहा हूँ, आपने इसको देखना है, कुछ भी नहीं करना। इसका नाम आपने क्या रख दिया? हाफ फ्राई एग। अब क्योंकि ऊपर मेरा हाफ फ्राई एग जो था वो कुछ पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी मैंने वो पैरामीटर पास करने। अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे जरा पास कर दें उसी तरह। पैरामीटर का वेरिएबल का नाम आएगा और उसकी टाइप आएगी एग कॉलन नंबर। अभी वो रेस्ट और स्प्रेड नहीं देख रहे, अभी जो पुरानी वाली एग्जांपल थी उस पर लेके चल रहे हैं। रेस्ट और स्प्रेड भी उसी तरह वर्क करेगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है, आपने खुद देखना है कि एरो फंक्शन के अंदर रेस्ट और स्प्रेड कैसे वर्क करेगा। आगे दें, सॉल्ट। पिछली क्लास अलमास के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इट्स वेरी डिफिकल्ट भाई, इतने लोगों के सामने कोड करना, इट्स नॉट इजी। जब आप घर में कोड कर रहे होते हैं और सामने वैसे ही कोई आके खड़ा हो जाए ना, तो आप परेशान हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो टेक्निकल हो तो आपके हाथ पाँव कांप जाते हैं। अगर एग्जाम्पल साफ आसान लफ्ज़ में बताऊँ तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप पेपर कर रहे हो और इन्वेजिलेटर आपके सर पे आके खड़ा हो जाए, तो पूरा क्वेश्चन आता भी होता है, लेकिन बंदा बोलता है यार ये चला जाए उसके बाद लिखूंगा। बंदा ओवर रिएक्ट करने लग जाता है, कभी सर खुजा रहा होता है, कभी यूँ कर रहा होता है, कभी पेन देख रहा होता है इंक भरी हुई कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी के सामने काम करना नहीं चाह रहा होता, और स्पेशली जो कि क्रेडिबल बंदा होता। तो यहाँ पे कोड करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि माशाल्लाह बंदे की तादाद भी देखिए आप बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा दोबारा तालियां बजाइएगा।
ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर जिस तरह पुराने फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास किए थे। व्हाट इज दिस? अच्छा, खैर अभी इनको दिख रहा है तो मैं इनको यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन रिमूव हो गया। एनीवे, तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ऊपर एक फंक्शन था, उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किए थे। यहाँ पे भी कुछ रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं की। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एग उसकी टाइप, सॉल्ट उसकी टाइप, बटर उसकी टाइप, ठीक है। और अब राउंड ब्रैकेट्स वाला काम खत्म, अब स्क्वायर ब्रैकेट का काम आता है और उसके अंदर जो आप करना चाहते हैं इंटरनेट कनेक्शन इशू, जरा 1 मिनट आप लोग रिलैक्स करें। ठीक है जी, तो हमारी बात राउंड ब्रैकेट्स तक क्लियर थी। उसके बाद क्या आ गया था? इक्वल टू साइन और ग्रेटर देन का साइन, जो कि एरो फंक्शन की पहचान है, ठीक है। तो ये आपने रट्टा मार लेना है, समझना है तो समझ ले, वरना रट्टा अपने आप को ज़्यादा मुश्किलात में नहीं डालने। सेंटेक्स इज ऑल अबाउट रट्टा, कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट समझना, ठीक है। सेंटेक्स का हमेशा रट्टा होता है और कॉन्सेप्ट को हमेशा समझना होता है। तो इन दोनों चीज़ के दरमियान आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। सेंटेक्स समझने बैठेंगे तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे, कि एट द एंड उसने एक पहले दिन में वही रहना है और 100 दिन बाद कोड करेंगे तब भी उसने वही रहना है। हाँ, कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर आपका जो सिनेरियो होगा वो डिपेंडेंट है, आप जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो डिपेंडेंट है, तो वो वेरी करता है। एनीवे, जिस तरह हमने देखा था कि जब हमारे फंक्शन कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, तो जब हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो हमने पास करने होते हैं। यहाँ पे मैंने नीचे फंक्शन इन्वोक कर दिए, लेकिन मैंने आर्गुमेंट्स पास नहीं किए हैं। हालांकि मेरा जो फंक्शन है वो एग भी एक्सपेक्ट कर रहा है, सॉल्ट भी एक्सपेक्ट कर रहा है और बटर भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे नीचे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जरा पास कीजिएगा कुछ भी रैंडम, 1 2 3। वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था, ऑर्डर मैटर्स। जो 1 है वो एग के पास जाएगा, जो 2 है वो सॉल्ट के पास जाएगा, जो 3 है वो बटर के पास जाएगा। डेड सिंपल। अब जो फंक्शन के स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर वही बात, आपने जो कोड करना है, कुछ रिटर्न कराना है कराओ, इन तीनों को प्लस करना है करो, इन तीनों को माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो करना है करो। इट्स ऑल अप टू योर यूज केस, उसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। जरा आप करा दें, फिर भी रिटर्न करा दें। सॉल्ट, बटर और एग, सॉल्ट और बटर। चलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई मुश्किल चीज? सब क्लियर है? अब जरा मेरे भाइयों में से आप मेरे भाई, यस यू जो अभी टाइप करें, हाँ जी आप खड़े होइएगा। आपका नाम? अब्दुल बासित? अब्दुल बासित, देयर इज अ मिस्टेक। मैंने, अच्छा, ना टैब स्किप एरर दे रही है ना कोई एरर दे रहा है, लेकिन देयर इज अ मिस्टेक। क्या मिस्टेक दिख रही है आपको? बहुत ही सिली सी मिस्टेक है। मैंने अभी आपको रट्टा लगवाया था सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में। बैठ जाइए। थैंक यू अब्दुल बासित जी। आप वाइट दुपट्टा, आई गेस वाइट, आई गेस मसला समझ आ रहा है जी? आप नो, यस आप बताएं। वैल्यू रिटर्न कर रहा हूं। जब आप देख रहे हैं मेरा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करने का मकसद ही ये होता है कि जब मेरा फंक्शन इन्वोक हो वो मुझे एक वैल्यू दे, मैं उसको कहीं पे स्टोर करूं ताकि मैं उसको इन फ्यूचर यूज कर सकूं। यहाँ पे मेरा फंक्शन आपको दिख रहा है जो कि एग, बटर और सॉल्ट को प्लस कर रहा है, और प्लस करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। लेकिन जब मैंने अपना फंक्शन इन्वोक किया है तब मैंने उस वैल्यू को कहीं स्टोर नहीं किया।
आसान लफ्जों में बताऊं तो मैं अपनी रिजल्टेंट वैल्यू ज़ाया कर रहा हूं, मैं बस अपना फंक्शन इन्वोक कर रहा हूं और उसकी जो उसका मकसद था, जो उसका मतलब था, वो कहीं स्टोर नहीं कर रहा। डज इट मेक सेंस? बोलो भाई। जब भी आप अपने फंक्शन के अंदर रिटर्निंग का कीवर्ड देखेंगे तो रट्टा मार लें कि जब आप अपने फंक्शन को इन्वोक कर रहे होंगे तो उसकी इन्वोकेशन आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है। ठीक है, आगे चलें। ये था आपका एरो फंक्शन, लेकिन देयर इज अ गच्चा, देयर इज अ कैच जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो क्या है? वो छोटा सा प्यारा सा मासूम सा शॉर्ट हैंड है जो कि हमें एरो फंक्शन प्रोवाइड करता है। वो क्या है? लेट्स से आपका फंक्शन इस फंक्शन की तरह सिंपल है। ये फंक्शन पे जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि अगर मैंने अभी आपसे सवाल किया और आपको नहीं आया तो हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत, समस्या और परेशानी आपको फेस करनी पड़े। तो एनीवे यहाँ पे जरा गौर से देखें। आपका फंक्शन अगर बहुत ही सिंपल है, चूंकि कुछ नहीं कर रहा, वो सिंपल पैरामीटर ले रहा है और उन पैरामीटर की कैलकुलेशन कर रहा है, उन पैरामीटर की कैलकुलेशन कर रहा है, अंदर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बन रहा, कोई कंसोल लॉग नहीं हो रहा, कुछ और नहीं हो रहा, सिंपल पैरामीटर की बेस के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है। या आसान लफ्जों में बताऊं तो फंक्शन और कुछ नहीं कर रहा, बस वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है? बोलो भाई, यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है? मेरा फंक्शन और कुछ भी नहीं कर रहा, बस वो क्या कर रहा है, जो पैरामीटर थे, सॉल्ट था, बटर था, एग था, उसके सम मुझे रिटर्न कर रहा है। और अगर और सिंप्लीफाई कर दूं तो कुछ नहीं कर रहा, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आपका फंक्शन इस तरह का है तो आपको एरो फंक्शन एक और आसानी प्रोवाइड करता है, एक और आसानी प्रोवाइड करता है। वो सबसे पहले बोलता है ये रिटर्न का कीवर्ड हटा दो, रिटर्न का कीवर्ड हटा दो। उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये भी हटा दो। सॉरी, नॉट स्क्वायर, नो, कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा दो। ये वो शॉर्ट हैंड है जो कि एरो फंक्शन ऑन टॉप ऑफ जो भी हमने पढ़ा है, ऑन टॉप ऑफ इट एक और चीज प्रोवाइड करता है। अगर आपका फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, बस वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप उसको ओवर सिंप्लीफाइड करके इस तरह लिख सकते हैं। अगर मुश्किल लग रहा है तो इससे पहले जो हमने देखा है उस तरह करें। वही बात है कि भाई फंक्शनैलिटी वाइज कोई चीज़ आप एक्स्ट्रा अचीव नहीं कर रहे होते, लेकिन हाँ जब आप कोड कर रहे होते हैं तो आप एक सेकंड, दो सेकंड बचा रहे होते हैं कि यार किस तरह मैं कम से कम लाइंस ऑफ कोड के अंदर अपना काम अचीव कर लूँ। और ये जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं इसका फायदा भी आपको तभी दिखता है। लेकिन अभी के लिए आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ तो फंक्शन कीवर्ड के साथ जो हम फंक्शन बना रहे थे उसमें आप ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते। उसमें भले आप सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं तब भी आपको राउंड ब्रैकेट्स नहीं बल्कि कर्ली ब्रैकेट्स लगाने और रिटर्न का कीवर्ड लिखना ही लिखना है। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर अगर ऐसा सिनेरियो है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स को भी डिच करा सकते हैं और रिटर्न के कीवर्ड को भी डिच करा सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा। क्लियर? खा पी के आया करो। क्लियर? आगे चले भाई। आपकी जिम्मेदारी है, आपका वक्त है। मैं नहीं सोच सकता कि आप यहाँ पे आके अपने कीमती वक्त, अपने ऑफिस आवर्स को निकाल के अपनी फैमिली को छोड़ के जो भी आपकी मसरूफियात है, आप यहाँ पे 3 घंटे आते हैं और यहाँ पे बस जितना पढ़ाया जाता है उसको लेके जाके अगले हफ्ते आते हैं। मेरी समझ से ये चीज़ बालातर है। प्रैक्टिस करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगेन मैंने आपको बताया था बहुत आसान होता है ये बोलना कि यार इसने ऐसा नहीं किया वरना मैं कामयाब हो जाता। आसान लफ्ज़ों में ओवर सिंप्लीफाई मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। मुबश्शिर ने पढ़ाया नहीं या मुबश्शिर ने रिपीट नहीं कराया इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया, वरना 1 साल का कोर्स तो कोई चीज़ नहीं है। 1.5 साल का भी होता मैं निकाल देता और तमाम एग्जाम्स के अंदर मैं टॉप नॉच परफॉर्म करता। तो ये बेसिकली इंसान की एक बहुत बड़ी कोताही है कि वो अपनी गलती का मदावा, अपनी गलती का बोझ किसी और पे डाल रहा होता है। अगर आपने बोलना है बोल जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तबीयत पे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बोल के चले जाएं कि मुबश्शिर ने नहीं पढ़ाया था या टीम ने नहीं पढ़ाया था। लेकिन ये आपकी आदत पुख्ता हो जाएगी।
इन फ्यूचर आप किसी भी लेवल पे कामयाब नहीं हो पाए, आपको सेकंड अल्टरनेट यही दिखेगा कि यार किसी तरह कोई बंदा मिल जाए, इसके ऊपर अपनी नाकामी का बोझ या मदावा डाल दूं और खुद रिलैक्स हो जाऊं, अपने आप को सेटिस्फाई कर लूं कि यार हाँ, अगर ये ऐसा करता तो मैं कामयाब हो जाता। हालांकि ऐसा नहीं है। आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में बाइक है, आप 3 वक्त का खाना खाते हैं, आपके घर में एसी है, वो मुबश्शिर की वजह से नहीं है। मुबश्शिर आपको तब जानता भी नहीं था। तो जब ये सारी चीज़ें अचीव की थी तो एक आप AI स्पेशलिस्ट या वेब डेवलपर भी बन सकते हैं, मुबश्शिर की ज़रूरत नहीं है। मुबश्शिर ने अगर आपको ये भी बता दिया कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन नाम की कोई चीज़ है, आपके लिए इनफ है। आप उस फंक्शन नाम की कोई चीज़ को जहन में रख के जाएं, गूगल खोलें, सर्च करें फंक्शन क्या होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे फुल एफर्ट की जाती है कि आपको वो टॉपिक जितना अच्छे से समझाया जा सके, इतनी स्ट्रेंथ में रहते हुए और इतने कंसाइज टाइम में रहते हुए, 2-3 घंटे के फ्रेम के अंदर रहते हुए कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी आप ना समझें और घर जाके एफर्ट नहीं करें तो अगेन किसी के ऊपर टोपी नहीं कर रहा। इसके अलावा भी कोड मौजूद है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक वेरिएबल बन रहा है, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बन रहा है। तो फिर वो वाला काम या उस तरीके से वर्क नहीं करेगा कि आप रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दें और राउंड ब्रैकेट्स भी हटा दें। अगर आपका, तभी मैं उस चीज़ पर जोर दे रहा था कि आपका फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तब आप वो वाली अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दें और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी हटा दें। अच्छा, मैं अगर ब्रैकेट्स के नाम में कंफ्यूज कर दूं तो ज़रा घबराना नहीं, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट्स इतनी सारी होती है, स्क्वायर, राउंड, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सो अगर सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोड है, कोई वेरिएबल बन रहा है, कोई कंसोल हो रहा है, तो अपने जहन में ये बात रखिएगा कि फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लगाने हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाने हैं और अपनी जो रिटर्निंग वैल्यू है उसके आगे रिटर्न का कीवर्ड भी देना है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं। सही है? हम अपने जो इवैल्यूएशन है, जो कैलकुलेशन है, उसको एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ऐसा सिनेरियो होगा तो आपको रिटर्न भी एक्सप्लिसिट बताना है, भले एरो फंक्शन हो, भले एक्चुअल फंक्शन हो, और आपको कर्ली ब्रैकेट्स भी लगाने हैं, भले एक्चुअल फंक्शन हो, भले एरो फंक्शन हो। क्लियर? क्लियर? अच्छा, जरा पीछे। हमने देखा था फंक्शंस के अंदर रिटर्न की टाइप कैसे बताते हैं। हमने देखा था फंक्शंस के अंदर रिटर्न वैल्यू की टाइप कैसे बताते हैं। वो जरा ऊपर जाएं, सॉरी कोड में जाएं, ऊपर जाएं। यहाँ पे आप कॉलन देके टाइप दे दें राउंड ब्रैकेट्स के बाद। तो ये पहले मैं बता चुका हूँ, आप में से कोई चीज़, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद नहीं थे तो रिपीट कर देता हूँ। ये जो आप अलग से सिंटैक्स देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे थोड़ा ना कंफ्यूजिंग है, आई गेस स्लाइड्स में चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आसान है। वहाँ पे आप एक्चुअल फंक्शन की रिटर्निंग टाइप पे चले जाए, पीछे जाएँ स्लाइड्स में, जो फंक्शन में रिटर्न की वैल्यू थी ना, वहाँ पे पीछे जाती रहे, पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे जाए, इससे पीछे, इससे पीछे, हाँ जी ना, पीछे, इससे भी पीछे, इससे भी पीछे, पीछे। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं जो कि हो सकता है आप लोग ना मौजूद हो, कि राउंड ब्रैकेट्स के बाद कॉलन और नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको? जरा अपना एरो भी वहाँ पे ले जाए ताकि इनको और क्लियर। भाई ये देख रहे हैं जहाँ पे मेरा एरो है, अभी कर्सर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे मेरा कर्सर है, कि यार ये राउंड ब्रैकेट्स के बाद कॉलन और नंबर लिखा हुआ है, ये क्या भला है? ये कोई भला नहीं है। बेसिकली आपका फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है ना, ये उसकी टाइप होती है। क्योंकि ऑब्वियसली हम किस पे काम कर रहे हैं? टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। तो हर चीज़ की टाइप बताएं, अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह अपने फंक्शन से जो रिटर्निंग वैल्यू है उसकी टाइप इस तरह बताते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, कॉलन, और जो भी आप फंक्शन से रिटर्न कर रहे हैं। बूलियन रिटर्न कर रहे होंगे तो बूलियन लिखेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे होंगे तो स्ट्रिंग लिखेंगे, नंबर रिटर्न करेंगे तो नंबर लिखेंगे। अगर आप इस फंक्शन में देखें तो मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ? नंबर रिटर्न कर रहा हूँ। एग प्लस बटर प्लस सॉल्ट, और मुझे पता है क्योंकि मैं दे ही नंबर रहा हूँ तो इनका सम भी एक नंबर ही बनेगा, इसलिए जब मैंने टाइप दी है तो मैंने कॉलन
नंबर ही दिया है। ये था सिंपल एक फंक्शन के अंदर, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो हमारे पास लेगेसी फंक्शन का तरीका था बनाने का, उसमें हम इस तरह टाइप देते हैं रिटर्निंग वैल्यू की। अब जरा आगे आ जाए जहाँ पे हम थे अभी, एरो फंक्शन पे आगे। ठीक है, यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू की टाइप कैसे दें, कहाँ दें, कब दें, तो वो भी आपने राउंड ब्रैकेट्स के बाद ही देनी है, कोई अलग चीज़ नहीं है। जो भी आपको लगता है आपका फंक्शन जो है वो इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा तो आप उसको बूलियन बोलते हैं। हेलो वर्ल्ड, मुबशिर, असद, समीना, राशिदा, इस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो हमें पता है वो स्ट्रिंग होता है, तो आप कॉलन और स्ट्रिंग देंगे। अभी के सिनेरियो में हमें पता है कि हमारा फंक्शन एक नंबर की बेस के ऊपर सम रिटर्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब सम के अंदर जो प्रॉपर्टीज है, जो वैल्यूज है वो नंबर है, तो रिजल्टेंट या फिर जो एडिशन के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो भी क्या होगी, नंबर ही होगी। तो इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट्स के बाद कॉलन नंबर ही लिखा है। ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरा फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर आप नहीं देते तो टाइप स्क्रिप्ट इज स्मार्ट इनफ to infer the returning type of your function, but it's not a good practice. You have to explicitly provide the returning type of your function. Clear? सही है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप खुद ही दें, खुद ही बताएं कि मेरा फंक्शन ये इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये बस इसका लॉजिक वाइज कुछ लेना देना नहीं है, कोड से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस टाइप स्पेसिफिक चीज़ थी कि आपकी फंक्शन की रिटर्निंग टाइप क्या है। क्लियर? आगे आज स्ट्रेंथ तो ज़्यादा उनके लिए तो भाई तालियां बजाओ माशाल्लाह, लेकिन मेरा अभी ये वाला पॉइंट नहीं था बिल्कुल भी। क्लास लेवल मेरा एक पॉइंट है, वो क्या है, डिस्टर्बेंस। लेकिन डिस्टर्बेंस इनिशियली थी बिकॉज ऑब्वियसली सेटअप करना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले आधे घंटे 45 मिनट से थिंग्स आर इन कंट्रोल। इसके अलावा स्पीड अप हुई है, क्लास थोड़ी स्पीड अप हुई है। इसकी मैं आपको, ये इंटेंशनल है, ये इंटेंशनल क्यों है मैं बताता हूँ। क्यों? अगर मैंने आपको, नहीं मुझ पर दबाव नहीं है, आप बेफिक्र रहें। अगर आपको मैं पहले दिन जिस तरह आप पढ़ाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मैं आपको हर दिन उसी तरह पढ़ाऊं तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है या आपको जो चीज़ें कंज्यूम करने का जो भी आप अभी तक आपकी साइकोलॉजी चलती है जिस भी उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। हालांकि आज मेरे टीम मुझे आगे बोल रही है सर ज़्यादा हो, तो लेकिन इट इज़ इंटेंशनल। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपको कराची में एक टर्म यूज़ होती है बच्चों के लिए, मम्मी डैडी। क्या टर्म यूज़ होती है? मम्मी डैडी। मम्मी डैडी वो बच्चे होते हैं जो अपने घर पे रहते हैं, अम्मी उनके तमाम मामलात हल करती हैं, अब्बू उनकी तमाम परेशानियां फेस कर लेते हैं, तमाम चीज़ें हल कर देते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, जब वो अपने वाकई एक असल ज़िंदगी, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना और मुश्किलात को झेलना, फेस करना, क्योंकि वो उस चीज़ के आदी नहीं होते हैं। वो बोलते हैं यार ये क्या है, कोई मुश्किल आती है, वो अम्मी को कॉल करते हैं, अम्मी ये मसला हो गया है। अम्मी बोलती है बेटा मैं तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकती इसमें, ये तो आपकी ज़िंदगी आप देखो। पापा को कॉल करते हैं, पापा बोलते हैं यार मेरी जो पहुँच थी वो इस हद तक महदूद थी, जहाँ जिस मसले में तुम फंसे हो ये मेरी पहुँच से बाहर है, तुमने खुद कर दिया। तो अगर मैं आपको उसी ही पैटर्न पे लेके चलता रहूं तो मेरी ये बात लिख लें, ये जो प्रोग्रामिंग की जो कम्युनिटी है ये वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन ये है बहुत जालिम। अगर आप किसी लिंक्डइन पे किसी पोस्ट, किसी जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो भले उस जॉब को पोस्ट हुए हुए 2 मिनट हुए हैं, आप उसमें एप्लीकेंट्स की तादाद देख लीजिएगा 100 या 100 से ज़ायद होगी। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो किसी अच्छी वेल नोन कंपनी की जॉब पोस्टिंग जाके देख लेना, 2 से 3 मिनट होंगे, उसके ऊपर 100 से ज़ायद एप्लीकेंट्स ने अप्लाई कर दिया होगा।
आप भाई उनमें से मैं कैसे स्टैंड आउट करूं? वो इस तरह नहीं होगा कि बस मैं आपको बताता रहूं कि भाई कोड ऐसे होता है, वेरिएबल ऐसे होते हैं, ये चीज़ें ऐसे होती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसके अंदर आपकी पर्सनल एफर्ट मैटर करती है कि आप खुद चीज़ों को देख कैसे रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं। जब आपको कोई टॉपिक या कोई चीज़ बताई जाए तो आप उसको गूगल करके उसके अराउंड अपनी नॉलेज बेस के अंदर इजाफा कैसे कर रहे हैं। तो अब से अपनी आदत डाल लें। ये पहली क्लास नहीं है, मैं आपको बड़े ही तसल्ली, प्यार, मोहब्बत से हर क्लास में लेके गया हूँ। हालांकि आज मेरे अपनी टीम मुझे बोल रही है मुबशिर भाई हल्का हाथ रखो, लेकिन मैं हल्का हाथ नहीं रखने वाला। वरना आपने क्या किया, पहले दिन भी आप उसी तरह के पढ़ रहे थे और आज 10वीं क्लास है, आज भी आप उसी तरह जाके पढ़ रहे हैं। पहले भी आप 2 दिन में 2 घंटे देते थे, अभी भी आप जाके 2 दिन में 2 घंटे दे रहे हैं। तो भाई आपकी तरफ से क्या एफर्ट हो रही है? मैं ही सारी एफर्ट करूं, मैं उसी तरह आराम से पढ़ूं, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? हालांकि मुझे तो कुछ नहीं करना, आप जाके जॉब करें, 1 लाख कमाए, आपने 50,000 मुझे देने नहीं देने, आपने तो याद भी नहीं रखना, हो सकता है मैसेज भी नहीं करें क्या मेरी जॉब लग गई है, और कोई मसला नहीं है भाई, कंप्लीटली फाइन। आप पढ़ लो, आपका टाइम स्पेंड करो, अपने रास्ते निकलो, बस आप कहीं पहुंच जाओ, बहुत काफ़ी हमारे लिए इंशाल्लाह, और आप कहीं पहुंचोगे। लेकिन बी प्रिपेयर्ड, सही है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। इतना नहीं पढ़ाऊंगा कि आप ओवरवेल्म हो जाए और आप परेशान हो जाए, लेकिन इतना पढ़ाऊंगा ऊपर कि आपको पिछले क्लासेस से फ़र्क महसूस होगा, और होगा। इंटेंशनली है, जान के कर रहा हूँ। आपको अपनी एफर्ट बढ़ानी है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस अपनी स्पीड अप कर रहा हूँ, और आपने अपने टाइम ज़्यादा लगाने, वक्त ज़्यादा लगाने और ज़्यादा एफर्ट लगाने। थैंक यू। अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है स्कोप, वेरिएबल स्कोप। हाँ भाई, बड़े रिलैक्स हो जाए, बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा, बिल्कुल सीधे होके बैठे हुए तो थोड़ा सा अपने आप को ड्रैग कर लें, रिलैक्स हो जाए। स्कोप है क्या? स्कोप बेसिकली वो स्पेस है, वो बाउंड्रीज हैं जहाँ पे रहते हुए आप अपने वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको बस अपने जहन में बिठा लें और उसको बोले, अब मैं तुम्हें घर जाके रिपीट करूंगा, मुबशिर भाई या मुबशिर कुछ नया पढ़ाने जा रहे हैं, इसको ज़रा समझ लो, अपने जहन को एक बात बोलते और मेरी आगे की बात सुनो। स्कोप कुछ भी नहीं है, स्कोप वो स्पेस है, वो बाउंड्री है, वो जगह है जिसमें रहते हुए आप अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस मतलब यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, मतलब उसके अराउंड कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली एक स्पेस, एक बाउंड्री मुतय्यन होती है जिसके अराउंड आप उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। वो बाउंड्री, वो स्पेस क्या कहलाती है? स्कोप। क्या कहलाता है? ये था सिंपल भाषा के अंदर एग्जाम्पल। अलमास, आप लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, उसका स्कोप आपका कहाँ तक होता है? यहाँ वाईफाई यूज़ करें वो घर पे चलता है आपके? नहीं चलता। घर का यूज़ करते वो यहाँ चल रहा है, तो उस वाईफाई का एक स्कोप होता है जो जहाँ पर है वो वहीं तक यूज़ होगा, ठीक है। तो वो क्या लेगा? लोकल वेरिएबल, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? लोकल वेरिएबल मतलब आपका स्कोप इस क्लास तक है, इस वाईफाई का स्कोप कहाँ तक है? इस क्लास के तक है, तो वो उसका स्कोप है। घर के अंदर एक वाईफाई है तो उसका एक स्कोप है अपना, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, वाईफाई की एग्जांपल दी है। ऑब्वियसली वाईफाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा है। वाईफाई की ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्टिकुलर डायमीटर होता है जिसके अराउंड वो एक्सेसिबल होता है। वाईफाई का जो नेटवर्क होता है आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक डायमीटर मुतय्यन होता है, आप उसमें रहते हुए अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उस रेंज से निकले, आसान लफ्जों में और आसान देते तो रेंज, उस रेंज से निकले तो आप उस वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप उस रेंज से निकले तो वो वाईफाई क्या वाईफाई नहीं रहा? अभी भी वो वाईफाई है ना, लेकिन बेसिकली उस वाईफाई का जो स्कोप था आप उससे बाहर आ गए, इसलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एग्जांपल भी आगे, जरा आगे चलें। अच्छा एक मिनट पीछे, ये आपको भी पढ़ लें, नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। वेरिएबल स्कोप, द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोड व्हिच डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स टू जावास्क्रिप्ट। भाई वो वाली बात भले भूल जाए, जो चीज़ मुश्किल लग रही है उसको भाई हटा दिया करो, उसको बोले मैं बाद में समझूंगा।
कि भाई ये करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोड क्या है, नहीं समझ आ रहा, अल्लाह हाफिज़, बाद में समझेंगे। जो चीज़ हमें समझ आई है वो क्या है, विच डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी, कि कहाँ तक मैं अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। बेसिकली वो जो बाउंड्री है वो स्कोप कहलाती है। क्लियर? ये जो स्कोप है ये डिफरेंट तरीके का होता है, ये डिफरेंट तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। अगर आसान लफ्ज़ में समझाऊं तो वेरिएबल के स्कोप होता है दो तरीके के। एक वेरिएबल होता है ग्लोबल, आसान लफ्ज़ों में बोलूं तो इसका स्कोप क्या है, ग्लोबल है, कहीं भी यूज करो, ग्लोबल ऑब्वियसली कहीं भी यूज करो। और एक स्कोप होता है लोकल। दो स्कोप होता है, एक स्कोप क्या होता है और एक स्कोप क्या होता है। बस दो चीजें याद कर लो, स्कोप की डेफिनेशन समझ लो और दो चीजें समझ लो कि स्कोप फर्दर दो कैटेगरी या दो टाइप्स के अंदर डिवाइड है, एक ग्लोबल, एक लोकल। नीचे डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं, पीछे वाले को नीचे डेफिनेशन पढ़ ले भाई, इंग्रेडिएंट्स नहीं, ठीक है, वेरिएबल। हमारे एग्जांपल के हिसाब से एग पे अभी तक हम रुके हैं इसलिए इंग्रेडिएंट्स। तो अगर मैं इसको और आसान करूं तो वेरिएबल अवेलेबल इन योर इंटायर फाइल, आसान लफ्ज़ों में बोल दूं। इन्होंने क्या बोला हुआ है इस एग्जांपल के हिसाब से, तो इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल इन इंटायर किचन, वो इंग्रेडिएंट्स जो पूरे किचन में रहते हुए कहीं पे भी मौजूद हो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। और कोड लेवल बताऊं तो वो स्कोप जहाँ पे रहते हुए मैं कहीं भी अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, बेसिकली वो आपका ग्लोबल वेरिएबल है। आगे चले भाई, ये वो है, मैंने अपनी बाउंड्री को क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया, छोटा कर दिया, तो मेरा स्कोप भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बेसिकली लोकल वेरिएबल होता है जिनकी कोई बाउंड्री होती है, ग्लोबल वेरिएबल्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है, ग्लोबल वेरिएबल्स की कोई बाउंड्री नहीं होती, उनका स्कोप ग्लोबल होता है। लेकिन लोकल वेरिएबल्स की बाउंड्री होती है, वो उस बाउंड्री में रहते हुए एक्सेसिबल होते हैं। सही है भाई। स्कोप दो तरीके का होता है, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल वेरिएबल जो कि हर जगह इस्तेमाल किया जा सके, लोकल जिसकी एक बाउंड्री मुतय्यन हो, जिसका एक स्कोप मुतय्यन हो, जो कि बस मैं उस स्कोप में रहते हुए एक्सेस कर सकूं, उसके अलावा मैं एक्सेस नहीं कर सकूं। क्लियर? एग्जाम्पल आपको दी हुई है, ग्लोबल वेरिएबल, आसान कर दिया, वेरिएबल का नाम भी ग्लोबल वेरिएबल रख दिया, इससे कोई ग्लोबल नहीं बन जाता। सही है, ये जहन में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। स्लाइड देखिए कि मैंने अपने वेरिएबल का नाम अगर ग्लोबल वार रख दिया तो डजंट मीन कि वो ग्लोबल बन गया, उसका स्कोप भी बताएगा वो ग्लोबल है या लोकल है। अब मेरा एक वेरिएबल मैंने बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है ग्लोबल वेरिएबल, और उसको मैंने वैल्यू क्या दे दी है, एक्सेसिबल एवरीवेयर, एक्सेसिबल एवरीवेयर। अब आप अगर इस चीज को देखें तो इस ग्लोबल वेरिएबल को मैंने फंक्शन के अंदर कॉल किया है, फंक्शन के अंदर कॉल किया, बस इतना देखिए, अभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। इसके बाद आप फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल देख रहे हैं जिसको मैंने नाम क्या दे दिया है, लोकल वेरिएबल। क्या नाम दे दिया है, और उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, क्या वैल्यू पुट कर दिया, एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द फंक्शन या ओनली इनसाइड दिस फंक्शन। अब इसको क्या है जरा जहन में रख लें, भले अभी के लिए रट्टा मारो। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, फंक्शन के जो कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं भाई सबको, ये बेसिकली एक स्कोप कहलाता है, एक ब्लॉक कहलाता है। तो अगर कोई वेरिएबल या कोई चीज इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनी है तो उनको मैं एक्सेस भी इसके अंदर रहते हुए ही कर सकता हूं, क्योंकि ये उसका स्कोप है। अगर मैं उसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर लोकल वेरिएबल को लॉक करने की कोशिश की, आसान लफ्जों में एक्सेस करने की कोशिश की, हासिल करने की कोशिश की, तो उसने मुझे क्या दे दिया, एरर, कि भाई लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। आप बोलेंगे यार बेवकूफ, 2 लाइन ऊपर जाके देख, बनाया तो है, लेकिन बात वही है कि उसकी दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया
अलग है। अगर मैं इस लोकल वेरिएबल को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए लॉक कराता तो मुझे करने देता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको कर्ली ब्रैकेट से बाहर निकल के एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि उसका एक स्कोप मुतय्यन है, वो एक लोकल वेरिएबल है, उसकी एक बाउंड्री तय है। तो जब ऐसा कोई वेरिएबल होगा जो कि आपको दिख रहा है कि यार वो बना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो आप उसको यूज भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही कर सकते हैं। इसके बरअक्स जो आप पहली लाइन में वेरिएबल बना हुआ देख रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल, इसके अराउंड कोई आप कर्ली ब्रैकेट्स देख रहे हैं? कोई ब्रैकेट्स दिख रहा है? भाई किसको दिख रहा है तो मुझे बताएं। इट मीन्स कि वो ग्लोबल वेरिएबल है, मैं अपनी फाइल के अंदर कहीं भी चाहूं उसको एक्सेस कर सकता हूं। भले नेस्टेड कोई स्कोप बना हो, जो अभी आप देख रहे हैं फंक्शन के अंदर एक स्कोप बना हुआ है, उसके अंदर मैं ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर रहा हूं और वो मुझे करने दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सेसिबिलिटी का लिमिट है, उसकी जो एक्सेसिबिलिटी की बाउंड्री है, वो अब पूरे फाइल पे मुश्तमिल है। मैं पूरे फाइल में रहता हुआ कहीं भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं, बिकॉज वो ग्लोबल है। डज इट मेक सेंस? जाग जाओ, डज इट मेक सेंस? We don't have sense. मोसेस खातिन हज़रात, या तो मुझे देखकर आप खुश होते होगे या कहते होगे कि जी लंबी छुट्टी हो गई आज, ऐसा है? पक्की बात है। तो चलिए बहुत सारी तालियां बजा दें ताकि आप लोग भी, और सबसे पहले तो अपने टीचर्स के लिए तालियां होनी चाहिए कि जिन्होंने माशाल्लाह आप सबको ज़बरदस्त तरीके से गाइड करें। आज आपकी मुलाकात हम क्यों ना ऐसी शख्सियत से करवाएं जो कि इंडस्ट्रीज़ के बड़े अदनान सिद्दीकी साहब और उनकी फैमिली, साथ ही साथ सदफ वली, एजाज असलम और दीगर आर्टिस्ट इंशाअल्लाह तशरीफ फरमा होंगे और आप और सब उनसे मुलाकात भी करेंगे। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, बजाना है तो ज़रूर बजाएं। थैंक यू। अच्छा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, और साथ ही साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे UAE के कौंसल जनरल, बखीत फैमिली और उनके तमाम शख्सियात। आप में से अगर कुछ लोग मौजूद होंगे तो आपको याद होगा कि जब हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे तो उस वक्त हिज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि तमाम बच्चे जब अपने टेस्ट क्लियर कर लें, जब अपने एग्जामिनेशन क्लियर कर दें, तो जितनी बड़ी तादाद यहाँ पर है इतनी ही तादाद जो है UAE के वीज़े के लिए आए और हम सबको जो है वहाँ बुलाएं और सभी वहाँ पर अपना काम भी करें। तो आज UAE के कौंसल जनरल भी डॉक्टर हिज एक्सेलेंसी वकील साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा होंगे, साथ ही साथ उनके वाइस कौंसल और दीगर शख्सियात भी होंगे। तो बस अब आपसे रिक्वेस्ट ये है, आप हमेशा से तमाम जितने भी हमारे मेहमान होते हैं आप सबकी इज्जत करते हैं, और यही सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने मेहमानों का किस तरह से इज्जत करते हैं। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब वो तशरीफ़ लाएँ तो आपका, हमारा, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दें, उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाएं, और हिज एक्सेलेंसी गवर्नर साहब जब तशरीफ़ लाएँ तो उनके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं होनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा दुआ है, ये लफ्ज़ आप अक्सर मेरे मुँह से सुनते हैं, क्योंकि मेरा बोल अक्सर मेरी बच्चियों की तरफ, बेटियों की तरफ होता है, क्योंकि मैं हमेशा यही देखता हूँ कि ये अपना सबसे बड़ा वक्त जो है ना ये यूटिलाइज़ करते हैं। इनके वालिद, इनके भाई, इनकी फैमिली कितना फिक्रमंद रहती है, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरी बेटी भी डॉक्टर है। जब वो घर से हॉस्पिटल जाती है परेशान रहता हूँ जब तक के लिए वो वापस नहीं आती। हालांकि 2 बेटे हैं, वो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, एक डॉक्टर है, लेकिन बच्चों का हमें इतना नहीं होता, बेटियों का बड़ा प्यार होता है, क्योंकि आप लोग तो अपने आप को इंडिविजुअल अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते हो, ये अपनी फैमिली के लिए करोगे। ये बच्चियाँ नस्लें संवारती हैं, ये बच्चियाँ, ये बेटियाँ पूरी नस्ल को आगे लेकर चलती हैं। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन बेटियों को कामयाब करे, ज़िंदगी के हर मैदान में ये बहुत आगे जाए। और मेरा वही एक शेर के वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में है।
तो आप सबके लिए बहुत सारी ढेरों नेक दुआएं हैं और ऑनरेबल गवर्नर साहब इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बस इतनी हमसे रिक्वेस्ट है कि जब वो आएंगे हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, खड़े होकर उनका इस्तेमाल करेंगे, चूँकि हमारे यूएई के कौंसिल जनरल भी तशरीफ फरमा होंगे और दीगर मौसस मेहमान भी होंगे। मैं चाहता हूँ आप इस वक्त को ज़ाया न करें और आप बिल्कुल अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करें सर। तो जैसे होगा गवर्नर साहब की आमद तो बस मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। समझिए और देखिए, सबसे पहली चीज जो बर्ड आई व्यू हमने लिया है टॉप से, वो स्कोप का लिया कि स्कोप क्या होता है। स्कोप वो बाउंड्री होती है जिसमें रहते हुए आप अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो बाउंड्री है, ये जो स्कोप है, ये दो तरीके का होता है, एक ग्लोबल, एक लोकल। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस एनीवेयर इन योर फाइल, कहीं भी, लिटरली कहीं भी आप अपनी फाइल के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि नाम से वाज़ेह है कि वो ग्लोबल है। लेकिन जैसे ही बात होती है लोकल की, ऑब्वियसली जब जहन में आता है नाम लोकल, तो एक बाउंड्री मुतय्यन होती है, एक लिमिट तय होती है कि यार मेरा जो फंक्शन बन रहा है उसका कहीं ना कहीं तक स्कोप है, उस स्कोप में रहते हुए मैं उस फंक्शन को, सॉरी नॉट फंक्शन, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाहर अगर करूँगा तो जावास्क्रिप्ट परेशान हो जाएगी, घबरा जाएगी, नहीं मानेगी कि यार इस नाम का कोई वेरिएबल मौजूद है। हालांकि मौजूद है, लेकिन क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसका एक अलग स्कोप था, वो स्कोप ख़त्म हुआ, वो वेरिएबल भी किल हो गया, मर गया, उसकी तदफीन हो गई है, अब उस नाम का कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर? डज इट मेक सेंस? अब देख भी लेते हैं इसको जरा। अच्छा, ऊपर का सारा कंप्लीट कर लीजिए लिखने के बाद। कुरानदासी में मेरा नाम दिया है तो चला जाता का 50 साल पट्टी नाम डेट आई है, मेरा बाप जाड़ीदार। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं कि अब हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, कर लिया, बस ऊपर ले जाओ, बस इधर तक रखें। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया है। अच्छा, अगेन रिपीट करूंगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ बना है उससे फर्क पड़ता है। नाम यहाँ पे ग्लोबल रखा है, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकता हूँ, यूजर नेम, एज, कुछ भी एनीथिंग, ओके। सो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए, आसानी के लिए मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया ग्लोबल, ओके। इस पर जरा होवर करें, एरर क्यों दे रहे हैं? ऊपर आपने कोई इस नाम का वेरिएबल दिया, नीचे ग्लोबल नाम नहीं दिया, कोई और नाम दिया, आगे लिखिए ग्लोबल वार। वी कैपिटल कर लेना। ये जो वी कैपिटल करते हैं केस कौन सा कहलाता है? अगर आपकी रिपीट, कौन सा केस? क्या बात है, माशाल्लाह आप लोग को सब याद। कैमल केस कहलाता है, बिकॉज इट हैज अ हम्प, राइट? जिस तरह कैमल का हम्प होता है उसी तरह कुब, जिसको उर्दू में बोलते हैं। एनीवे, तो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने बोला ग्लोबल वार, और उसके अंदर हमने अपने स्ट्रिंग सेव करा दिया, भाई आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है। मैंने क्या बनाया है? फंक्शन बनाया। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है, जो हमने से पहले देखा था, कुक नाम का हम एक वेरिएबल बना रहे थे, लेकिन तब हम इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे कि भाई स्कोपिंग क्या होती है, लेकिन अब हम इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया है, उसको मैंने नाम दिया है लोकल वार, और उसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया स्ट्रिंग आई एम अ लोकल वेरिएबल। बस जो चीज़ समझने की ये है वो ये है कि जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है वो किसी बाउंड्री पे मुश्तमिल नहीं है, उसके अराउंड कोई राउंड ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स आपको नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना है उसके ऊपर नज़र डालूं तो आप देख सकते हैं इसके अराउंड क्या दिख रहे हैं आपको? स्क्वायर, नॉट सॉरी स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं भाई? मैं कोई हवा में बातें तो नहीं कर रहा, दिख रहे हैं ना? अब ज़रा एक काम करने की कोशिश करते हैं, ज़रा लोकल वेरिएबल को रोक लें,
बल्कि सही है, इट्स फाइन। यहाँ पे भी लॉक कराया जाए अपना ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अब भाई ग्लोबल वेरिएबल मैंने बनाया है लाइन नंबर 19 पे, लाइन नंबर 19 पे। उसको मैं अपने फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूँ। लाइन नंबर 23 पे देखें, मैं फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए भी एक्सेस कर रहा हूँ, और उससे बाहर निकलने के बाद लाइन नंबर 25 पे भी मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। कौन इस चीज़ पे राजी है, रजामंद है कि ये मुझे दोनों जगह अपनी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा? ग्लोबल वेरिएबल, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने लाइन नंबर 19 में बनाया है, उसको मैं फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूँ और मैं लाइन नंबर 25 के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूँ। एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, सो लेट्स सी, जरा अपना फंक्शन इन्वोक भी कर दें आप। ऑब्वियसली फंक्शन बना तो दिया लेकिन फंक्शन बुलाया नहीं है। फंक्शन बुलाऊंगा तभी उसके अंदर का काम चलेगा, तो जरा फंक्शन को बुला भी नहीं। सही है। तो अब टेक्निकली ग्लोबल वेरिएबल 2 बार लॉग होना चाहिए है, एक फंक्शन की इन्वोकेशन की वजह से क्योंकि फंक्शन के अंदर मैंने उसको कंसोल लॉग करवाया हुआ है, और एक फंक्शन की इन्वोकेशन के बाद जो मैंने ग्लोबल लेवल पे रहते हुए इन्वोक कराया है या कॉल कराया है। जरा इसको चलाइएगा। उसने मुझे दोनों जगहों पे अपने आप को एक्सेस करने दिया। बस ये था आपका ग्लोबल वेरिएबल कि वो बन गया अगर ग्लोबल, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके अराउंड कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अराउंड कोई बाउंड्री नहीं है, इट मींस कि वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जरा ग्लोबल वेरिएबल को टाटा बाय बाय कर दें हम दोनों जगहों से। हाँ, और पहले तो इस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल को लॉक करें आप। हाँ, इसी का नाम चेंज करें। यहाँ पे भी लोकल वेरिएबल को लॉक कर दो। जी मेरे भाई, इन स्किन शलवार कमीज शलवार कुर्ता, यस यू जो थोड़ा सा हिले है ना, जिन्होंने मूवमेंट की है, यस यू ग्लासेस वेयर किए आपने, प्लीज स्टैंड अप मेरे प्यारे भाई। नहीं पीछे वाले परफेक्ट। मेरे प्यारे भाई, क्या होगा, मैंने लोकल वेरिएबल लिया है, उसको मैंने फंक्शन के अंदर बनाया है, फंक्शन के अंदर एक्सेस भी किया है, इतना काम सही है। उसके बाद मैंने उसको लाइन नंबर 26 पे भी एक्सेस करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं आप, क्या होगा? वैसे तो सामने दिख रहा है क्या होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा? सीट चाहिए क्या हो, इसलिए तो बता दो यार। अच्छा कोई बात नहीं, इनका नाम बता दे मुझे। अच्छा इनका नाम इसरार अली की तालियां भाई। इन्होंने बोला है कि कोई एरर नहीं आएगा। सर आएगा सर। अब आपसे पीछे वाले, हाँ आप सही बताइए क्या होगा? लाइन नंबर बताइए, लाइन सामने देखिए। लाइन नंबर 26 पे एरर आएगा। लाइन नंबर 23 कौन इनकी बात से क्या कहते हैं उसको, मुत्तफिक है? मैं सबको देख रहा हूँ, जिसने नहीं हाथ उठाया हुआ मैं पकड़ लूंगा, मैं बता रहा हूँ। तो जो मुत्तफिक है प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा गुड फॉर यू। तो चला के देखते हैं। वैसे तो चलाने की जरूरत नहीं है, सामने दिख रहा है लोकल वेरिएबल के नीचे स्क्विगलिंग रेड कलर की लाइन आ रही है, जो कि साफ आसान, उन्होंने अपने साफ आसान अल्फाज में जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट ने बताया हुआ है कि कैन नॉट फाइंड लोकल वार, डिड यू मीन ग्लोबल वार? जैसी आप उस कर्ली ब्रैकेट से बाहर आए, जावास्क्रिप्ट हैव नो आइडिया, जावास्क्रिप्ट हैज नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। ये कौन सा वेरिएबल है, ये क्या है, वो नहीं जानता। हाँ, जब तक मैं उस फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस के अंदर था
जावास्क्रिप्ट उसको जानता था, पहचानता था, लेकिन जैसे ही मैं उस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आया या कर्ली ब्रैकेट से बाहर आया, जावास्क्रिप्ट हैज नो आइडिया कि वेरिएबल क्या है, इसलिए मुझे वो एरर दे रहा है। ये था आपका ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। डज इट मेक सेंस? इज इट क्लियर? हैंड रेज। सही है, थैंक यू सो मच। अब मैं आप में से किसी को खड़ा कर बता दो और मुझे बता दो कि स्कोप क्या होता है। मेरे भाई जो बहुत सारे सवाल करते हैं, आपके पीछे से मेरे भाई बैठे हुए ग्लासेस वाले, माशाल्लाह, यस यू डी डॉल वाले, बिल्कुल आप खड़े हो जाए। इनको ज़रा माइक दीजिएगा। माइक नहीं है, चलो ज़रा फिर आगे से किसी पूछ लेते हैं। रेड शर्ट माय ब्रदर। माइक तो मेरे पास है, लेकिन गवर्नर साहब किसी वक्त भी आ सकते हैं ना, ठीक है? सही है, बिल्कुल, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आप बताइए, मैं आपकी बात रिपीट कर लूँगा। आपका नाम क्या है? अनस। अनस, ज़रा बताइए कि स्कोप क्या होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में स्कोप क्या है? व्हाट इज स्कोप? रिलैक्स, ओके। यहाँ पे सारे आपके दोस्त बैठे हुए हैं, रिलैक्स। मेहमान बाइक तो मेरे पास है। नो नो, कोई मसला नहीं है। मेहमान बात हाँ, आप बताएं, बिल्कुल बताएं, जोर से बताइएगा। और तालियां भाई, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि चलिए जी, तालियां बचा के रखें। और जो